चलिए अब हम लोग आते हैं वीडियो के सेकंड पार्ट पे, मतलब हिस्ट्री रह गई। अब मेन मुद्दे पे आते हैं। अब जो लेनार्ड्स ने ऑब्जर्वेशन की थी, मतलब उसका सिंपल एक्सपेरिमेंटल सेटअप ये है, बहुत कुछ था कि मोनोक्रोमैटिक रे आई, उसके बाद क्या क्या हुआ। हमने पहली चीज़ ली थी फ्रीक्वेंसी, उन्होंने एक केस में कांस्टेंट रखी, इनकमिंग रेस की फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट थी। क्या हुआ, ये ग्राफ ऑब्टेन हुआ, मतलब जैसे इधर से ये टकराया तो इधर से इलेक्ट्रॉन्स निकले, फिर ये इधर गए, सर्किट पूरा हुआ। अब डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन इस तरफ है तो करंट किधर होता है, अपोजिट, तो करंट डायरेक्शन ये है। तो अब इंटेंसिटी बढ़ाते जा रहे हैं। हमारा ग्राफ कुछ ऐसा आ रहा है, फोटो करंट क्या मतलब, नॉर्मल करंट है पर फोटो मतलब लाइट की वजह से, जो लाइट है फोटो, उसकी वजह से जो करंट आ रहा है उसे फोटो इलेक्ट्रिक करंट कहा, फोटो करंट कहा जाता है। तो फ्रीक्वेंसी इसकी कांस्टेंट रखी, ठीक है, रखी, इंटेंसिटी वेरी करी, ऐसा ग्राफ आ रहा है। माइनस वी नॉट का मतलब, जब हम लोग माइनस वी नॉट यहाँ रखेंगे तब कुछ भी करंट इससे पास नहीं करेगा। मतलब जैसे अगर कुछ होता 5 वोल्ट तो उसमें से इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, अब -5 वोल्ट रख दिया तो इलेक्ट्रॉन के पास इतनी ताकत ही नहीं है कि वो इस एंड से इस एंड तक जा पाए। माइनस वी नॉट स्टॉपिंग पोटेंशियल कहते हैं इसे। अब इस ग्राफ में ऐसी क्या बात है जो ये वेव नेचर फॉलो नहीं कर रही है, इसके लिए पार्टिकल नेचर अलग से बनाया गया। क्या बात है इनमें ऐसा खास, चलिए सीखते हैं। ये जो लाइट है, लाइट की इंटेंसिटी बढ़ रही है, और हमेशा हम लोगों ने वेव्स में देखा है, वेव्स में मतलब इंटेंसिटी क्या होती है, एनर्जी पर यूनिट एरिया, है ना। एरिया इतना ही है फिलहाल, सर ये एरिया, अब एनर्जी इस पे पड़ रही है, अब एनर्जी बढ़ा रहे हैं, एनर्जी बढ़ा रहे हैं, एनर्जी बढ़ा रहे हैं। इसके हिसाब से फिलहाल क्या होना चाहिए था कि इलेक्ट्रॉन की, तो इलेक्ट्रॉन कुछ एटम है, इसमें ये इलेक्ट्रॉन है, इसको ये एनर्जी मिली और फिर इसने एटम की जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था उसे कहते हैं वर्क फंक्शन। ये फिर वो थ्रेशोल्ड एनर्जी कुछ होती है, मान लीजिए वो कुछ x है तो उसे टोटल एनर्जी T मिली, T माइनस एक्स किया, उसके पास जो बची एनर्जी हुई E, वो काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में इसके पास आ गई, फिर ये वहाँ से यहाँ आने लगा। ठीक है, हमने क्या किया, T1 रखा, फिर T2 किया, x तो सेम है, फिर E2 आना चाहिए। अब हमारा क्या था, पहले क्या था T1, फिर क्या है T2, हमने ये अज्यूम किया है T2 ग्रेटर देन T1, मतलब जो एनर्जी सोर्स से आ रही है, जो ऊपर से एनर्जी आ रही है, इसकी इंटेंसिटी बढ़ गई, इंटेंसिटी बढ़ाते जा रहे हैं, I1 I2 I3। तो अब क्या हुआ, एनर्जी बढ़ गई, एनर्जी बढ़ने से E1 बढ़ना चाहिए, E2 बढ़ना चाहिए, इनकी एनर्जी बढ़नी चाहिए, इनके पास एनर्जी ज़्यादा है, तो स्टॉपिंग पोटेंशियल इस एनर्जी के जितनी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी इसके पास है कि यहाँ से यहाँ आ जाए, उतना अगर स्टॉपिंग पोटेंशियल लगा दें तो ये नहीं आ पाएगा। इसके लिए स्टॉपिंग पोटेंशियल मान लीजिए V1 है, इसके लिए V2 है, ये अलग होने चाहिए क्योंकि इनकी एनर्जीज अलग हैं। तो अब क्या देखा गया कि V1 V2 तो सेम आ रहे हैं, माइनस V नॉट है, कौन सा इंटेंसिटी चेंज करने में, अरे बाप रे बाप। अब क्या करें, इतने साल से मेहनत कर रहे हैं, वेव नेचर गड़बड़ हो गई। चलिए कोई नहीं, हो सकता है एक्सपेरिमेंट में दिक्कत हो, आगे देखते हैं। इंटेंसिटी सेम रखी, ठीक है।
इंटेंसिटी सेम रखी, मतलब लाइट सोर्स की एनर्जी सेम है। अब एक बार हमने फ्रीक्वेंसी चेंज करते गए, ν1 ν2 ν3 साइन फ्रीक्वेंसी का, एक बार रेड लाइट ली, येलो लाइट ली, ग्रीन लाइट ली, सबकी फ्रीक्वेंसी अलग है, अच्छी बात। अब इसके लिए हमारे पास एनर्जी इंटेंसिटी कांस्टेंट है, एनर्जी मतलब कांस्टेंट है, तो टोटल एनर्जी मान लीजिए ई है, माइनस एक्स किया, थ्रेशोल्ड मतलब निकालने के लिए जितनी एनर्जी वेस्ट हो गई इतनी के ई आई। अब के ई जितनी आई है उसके लिए एक पर्टिकुलर स्टॉपिंग पोटेंशियल होगा। अब पहले ई सबका सेम होगा, इंटेंसिटी सबकी सेम है, एनर्जी सबकी सेम होगी। इंटेंसिटी क्या है, एनर्जी पर यूनिट एरिया। अब इसकी एनर्जी सेम है, थ्रेशोल्ड एनर्जी माइनस के लिए भी कांस्टेंट है, तो सबकी सेम काइनेटिक एनर्जी होगी और सेम पोटेंशियल है। ये आना चाहिए। अरे बाप रे बाप, ये भी नहीं आ रहा है, क्यों? देखिए -v2 -v3 -v1 ये क्या है, जब एक बार फ्रीक्वेंसी ली ν1 तब ये आ रहा है, ν2 ली तब अलग आ रही है, ν3 ली, मतलब फ्रीक्वेंसी का एनर्जी से कुछ रिलेशन आ रहा है। ये कुछ गड़बड़ हो गई। अब एक और ग्राफ बनाया गया था, फ्रीक्वेंसी का एनर्जी से कुछ रिलेशन था, तो वो ये निकला। इसको समझाएंगे अभी। मतलब वेव थ्योरी गलत है। अरे ऐसे कैसे गलत है? वेव थ्योरी ने हमें डिफ्रैक्शन दिया, हमें इंटरफेरेंस दिया, बहुत सारी चीजें दी, तो अब कुछ नहीं। इसमें आइंस्टीन सर ने कहा लाइट हैज अ पार्टिकल नेचर। मतलब अरे ये क्या बोल रहा है, मैं बताता हूँ। इंटेंसिटी वेव्स के केस में, अब उनके हिसाब से क्या था, ये जो लाइट सोर्स है, ये लाइट आ रही है, लाइट आ रही है, लाइट आ रही है, मतलब ये लाइट वेव के फॉर्म में नहीं है, इसमें पार्टिकल्स हैं, ये पार्टिकल, ये पार्टिकल, ये पार्टिकल, ये पार्टिकल, ये पार्टिकल आगे बढ़ रहा है, ये मतलब बहुत सारी पार्टिकल से बनी हुई आ रही है, पार्टिकल्स आके टकरा रहे हैं। इसका क्या मतलब है? इनके हिसाब से पहले सुन लेते हैं फिर समझते हैं। आइंस्टीन सर ने बोला कि पार्टिकल्स आ रहे हैं, उनका नाम है फोटोन, ठीक है। और फोटोन है, ये इलेक्ट्रॉन है, ये एटम इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे फोटोन इलेक्ट्रॉन में घुस गया, एनर्जी दी। फोटोन का मास नहीं होता एक्चुअली, इसके पास एनर्जी होती है, इसमें अपनी मास नहीं है तो एनर्जी कैसे सर? बताएंगे थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में। फिलहाल इस पे ध्यान देते हैं। फोटोन के पास मास नहीं है पर एनर्जी है, ये आया इस पे, घुस गया, घुस गया मतलब एनर्जी आ गई। एक मेरे अंदर एक आत्मा आ जाती है तो एक्स्ट्रा एनर्जी आ जाती है, पिक्चर में देखा है, तो इसमें भी एनर्जी आ गई, इसने इसको धक्का मारा, एनर्जी थोड़ी खर्च हुई, फिर बची एनर्जी से निकला बाहर। ये इनका एक्सप्लेनेशन था। अब हर फोटोन की एनर्जी उसके जो लाइट वेव है उसकी एक फ्रीक्वेंसी होगी। एनर्जी डिपेंड्स अपॉन फ्रीक्वेंसी, एनर्जी ऑफ फोटोन डिपेंड्स ऑन फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेव। देखो फ्रीक्वेंसी तो चेंज नहीं हो सकती, मतलब सोर्स के डिपेंडेंट होती है। सोर्स कैसे ऑसिलेट कर रहा है, उससे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव डेवलप हो रही है। अब ऑसिलेशन की एक फ्रीक्वेंसी होगी, वो फ्रीक्वेंसी तो सेम है, उस फ्रीक्वेंसी पे फोटोन की एनर्जी डिपेंड करती है। अच्छा, इससे एक बार समझने की कोशिश करें, समझते हैं। अब एक बात सबको समझनी है, मतलब इससे कई सारे न्यूमेरिकल्स अपने आप सॉल्व हो जाते हैं। इंटेंसिटी इज एनर्जी पर यूनिट एरिया फॉर द वेव्स, पर इंटेंसिटी इन केस ऑफ पार्टिकल्स होती है नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट एरिया, ठीक है। फील लेने के लिए समझ रहे हैं, ठीक है।
अब क्या किया हमने, नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट एरिया, ये याद रखना है, कुछ नहीं, हमने एनर्जी है h, इस केस में हम लोग क्या फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट रखते हैं, मतलब जो एनर्जी आ रही है फोटोन की h न्यू रख रहे हैं। एक थ्रेशोल्ड एनर्जी थी वो 5 हो गई, इज इक्वल्स टू के ई, मतलब सबके लिए काइनेटिक एनर्जी सेम होगी। ये कांस्टेंट है, ये सोर्स पे डिपेंड कर रहा है, एक बार आ गया आगे, तो मतलब इसके लिए स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, मतलब एक ही होना चाहिए, इंटेंसिटी चाहे जितनी बढ़ाते हैं नंबर ऑफ पार्टिकल्स। ठीक है भाई, यही तो सामने आया था, इंटेंसिटी चेंज हो रही है लेकिन ये माइनस यूनिट है, सबके लिए कांस्टेंट आ रहा है। अरे बाबा, ये तो बड़ी अच्छी बात हुई। अब हम लोग नंबर ऑफ पार्टिकल्स निकालते कैसे हैं, हमें इंटेंसिटी दी गई है, इंटेंसिटी इज एनर्जी पर यूनिट एरिया, नंबर ऑफ पार्टिकल्स निकालना है तो इंटेंसिटी इज पर यूनिट एरिया, इंटेंसिटी इनटू एरिया, ये टोटल एनर्जी हो जाएगी अपॉन एनर्जी ऑफ ईच फोटोन, वो कितनी हो जाती है h न्यू। ये क्या आ गया नंबर दूसरों में घुसने की आदत तो होती है, हाँ, इट इज नंबर ऑफ फोटॉन्स, ये निकाला मैंने, तो ये काम आता है एक जगह। तो इससे एक चीज और क्लियर होगी जो मैं पहले भूल गया था बताना, कि वेव नेचर में क्या होता है, एनर्जी आती जा रही है, इसमें घुसती जा रही है, एनर्जी आती घुस रही है, जब एनर्जी इतनी ज़्यादा हो गई थ्रेशोल्ड के बराबर कि साथ छोड़ दे तो वो निकल जाता है, और जो बची एनर्जी होती है के की तरह निकल जाती है, तो एक थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन ऑब्जर्व किया गया था कि ये तुरंत निकलने लगती है। अगर कोई वेवलेंथ हो पर्टिकुलर या फ्रीक्वेंसी हो तो ये इससे जस्टिफाई कर सकते हैं हम लोग, एच न्यू एनर्जी है, इसे मिल गई पूरी की पूरी, या तो ये लेगी या तो ये नहीं लेगी, कोई बीच का चक्कर नहीं होता है। मतलब मान लीजिए कि मान लीजिए कि इसको चाहिए 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी इलेक्ट्रॉन को, इसके पास 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, इसकी कुछ ऐसी फ्रीक्वेंसी रही होगी जिसका एच न्यू करके 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आया, इसको 5 चाहिए एटम से निकलने के लिए, और आया फोटोन नहीं लेगा, ले लो, मेरा दूसरा दोस्त आया, हम दोनों तुम्हें समा जाएंगे, नहीं हम एक ही एटम समाएंगे अपने अंदर, ठीक है भाई तुम्हारी अलग एटम है, नहीं निकला, और आया नहीं निकला, जब तक इस फ्रीक्वेंसी के फोटोन आएंगे जो यहां से यहां पे लाई कर रहे हैं, ये फ्रीक्वेंसी का है, इतनी फ्रीक्वेंसी के रेंज में हम नहीं निकलेंगे, चाहे जो हो जाए हम तुमको नहीं लेंगे। अब जैसे ये 5 हुई हम निकल जाएंगे, हम निकल के जाएंगे कहाँ, वहीं रहेंगे, तो इसको कह रहे थे म्यू नॉट, ये थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी होगी, मतलब एच न्यू नॉट के बराबर अगर एनर्जी है फोटोन की तो बस उसे एटम से बाहर निकाल सकता है, इंडिपेंडेंट करा सकता है, पर मूव नहीं करा सकता है। इससे ज़रा से ज़्यादा हुई 5.1, ठीक है 5.1 मिल गई, मेरे 5 चाहिए थी -5, बस 0.1 एनर्जी बची काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में, हम घूमेंगे, घूम जाता है। तो ये काइनेटिक एनर्जी का रिलेशन होता है, एच न्यू इज इक्वल्स टू एच न्यू नॉट प्लस के ई मैक्स, बहुत सिंपल है, ठीक है। ये आया कंसेप्ट इसका, जो वेव नेचर से समझ नहीं सकते थे कि तुरंत क्यों निकल रही है। वेव नेचर होता तो पहले थोड़ी एनर्जी आती, समाती, फिर जाता, ऐसा नहीं हो तुरंत निकल जाता है, क्योंकि अगर इससे ज़्यादा न्यू नॉट से ज़्यादा अगर फ्रीक्वेंसी हुई, आएगा लेगा निकल जाएगा, फर्क नहीं पड़ता। अच्छा चलो भाई एक चीज़ और क्लियर होगी, अब बात करते हैं, इसमें तो क्लियर हो गया, इंटेंसिटी अगर बढ़ती जाएगी एनर्जी बढ़ेगी वेव वाली, इसकी एनर्जी नहीं बढ़ेगी, क्योंकि इसमें हमने देख लिया
पार्टिकल नेचर में एनर्जी फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करती है, ठीक है, एनर्जी एच न्यू पर डिपेंड करती है। तो जो स्टॉपिक पोटेंशियल होगा वो के ई मैक्स के बराबर होगा नेगेटिव साइन के, और के ई मैक्स हमारा आ गया था सेम टू सेम सबके लिए। इंटेंसिटी जितनी कर दें आप, इंटेंसिटी से नंबर ऑफ पार्टिकल्स चेंज हो जाएंगे इस केस में, जैसे I1 इंटू ए अपॉन एच न्यू, I2 इंटू ए बटे एच न्यू। उससे देखिए फोटो करंट इंक्रीज कर रहा है। फोटो करंट क्या होता है बताया था ना, जितने इलेक्ट्रॉन निकलेंगे उतना ज़्यादा करंट होगा। तो हाँ, इलेक्ट्रॉन ऑन निकलेंगे, वो सही बात है, वो यहाँ भी शो कर रहा है, जिसकी मतलब फ्रीक्वेंसी सेम है लेकिन जिसका इंटेंसिटी ज़्यादा उसके नंबर ऑफ पार्टिकल्स ज़्यादा निकालना सिखाया था, तो फोटो करंट ज़्यादा। ये क्लियर हो गया, कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना। इसके बाद आते हैं इस ग्राफ पे, फ्रीक्वेंसी चेंज हो रही है, पता है फ्रीक्वेंसी एनर्जी होती है एच न्यू 1, एच न्यू 2, एच न्यू 3। जिसकी एनर्जी ज़्यादा उस उतना ही उसको एक्स्ट्रा काइनेटिक एनर्जी मिलेगी। मतलब दोनों में से सब में से फाई तो सेम ही कांस्टेंट होगा। फाई मतलब थ्रेशोल्ड एनर्जी, Ke1, Ke2, Ke3। अब ये तो कांस्टेंट है, जिसका ये ज़्यादा उसका ये ज़्यादा, जिसका ये ज़्यादा उसकी एनर्जी ज़्यादा, उसमें से कुछ कांस्टेंट माइनस किया तो उसकी बची एनर्जी उसी हिसाब से ज़्यादा हो जाएगी। जैसे 5 -1, 4 -1, 3 -1 देख लेंगे अपने हिसाब से। अब मैं ये नहीं सिखा रहा, तो उस हिसाब से स्टॉपिंग पोटेंशियल भी अपने आप एडजस्ट हो जाता है, एडजस्ट होना ही पड़ता। लेकिन देख रहे हैं आप, इंटेंसिटी सबकी सेम ली थी तो फोटो करंट सेम है। अरे बाप रे बाप, फोटो करंट मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जितने निकल रहे हैं, वो तो इंटेंसिटी आई कांस्टेंट था, ए बटे एच न्यू, उस पर डिपेंड कर रहा है, फ्रीक्वेंसी वेरी कर रहा है। ये चीज़ क्लियर हो गई, इससे ये ग्राफ आ गया। इससे बहुत आसान होता है ये चीज़ समझना। तो हम लोग ने क्या कंक्लूड किया, अगर इंटेंसिटी ज़्यादा है एनर्जी ज़्यादा होगी। अरे नहीं, यहाँ पे पार्टिकल नेचर फॉलो हो रहा है, तो एनर्जी मतलब नंबर ऑफ फोटॉन्स ज़्यादा होंगे, इसी मुताबिक इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा निकलेंगे, मतलब करंट ज़्यादा होगा। आई मतलब फोटो करंट जो भी कह लीजिए वो ज़्यादा होगा। बताया था ना, इंटेंसिटी इज एनर्जी पर यूनिट एरिया, इंटेंसिटी इनटू एरिया, एनर्जी आ गई अपॉन एच न्यू, ये आ गया नंबर ऑफ फोटॉन्स। अब बारी आती है जब फ्रीक्वेंसी ज़्यादा हुई, सीधी बात है, हमने सीखा है एनर्जी ज़्यादा हो गई है ना, जिसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा उसकी एनर्जी ज़्यादा। ये मतलब आइंस्टीन सर ने ये सब पॉइंट्स दिए थे। अब एक और पॉइंट दिया था कि कोई टाइम लैग नहीं होता, मतलब अगर थ्रेशोल्ड एनर्जी एक बार मिल गई उसके बाद फिर टाइम लैग नहीं होता। ये सिर्फ पार्टिकल नेचर से ही समझा जाता है। अगर वेव होती तो थोड़ी थोड़ी एनर्जी लेती जाती, जैसे हमें चाहिए थी 5 तो 0.1 ली, 0.1 ली, 0.1 ली, पहले 5 तक पहुँचे, फिर उसके बाद 0.1 ली, फिर 0.3 ली, उस हिसाब से आगे बढ़े। ऐसे करते जाते तो बहुत टाइम लगता है, ऐसा नहीं है। इसके हिसाब से एक बार न्यू नॉट से ज़्यादा एनर्जी मिल गई, मतलब फ्रीक्वेंसी न्यू नॉट से ज़्यादा हो गई, तो एक फोटोन आया, उसने अपने अंदर इलेक्ट्रॉन ने समा लिया, इससे फोटोन भी मिल गया, इसके पास एनर्जी बढ़ गई, थ्रेशोल्ड से ज़्यादा जितनी एनर्जी हुई तुरंत निकली, करंट फ्लो करने लगा। ये ऑब्जर्व किया गया था, मतलब टाइम लैग नहीं होता है। और चौथा पॉइंट तो न्यू नॉट के बारे में था, ये मिनिमम थ्रेशोल्ड एनर्जी चाहिए ही होती है, वो ग्राफ से क्लियर था। अब ये एक ऐसा टॉपिक है जिसको एक बार आप अच्छे से समझ लें, कभी भूलने की चांसेस ही नहीं है, बस समझ लें। थैंक यू।